अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में आपको हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से वेलकम कहते हैं। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का सब्जेक्ट हमारा चल रहा है और इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को कवर कर रहे हैं और आज से हम तकरीबन एंड पे एब्रिविएशन जो फाइनेंस की टर्म्स यूज़ होती हैं मैथमेटिक्स में वो यूज़ होती हैं उनको भी हम इंक्लूड करेंगे और इस तरह से कुछ सेशंस हमारे एब्रिविएशन पे होंगे और फिर लेटर ऑन आगे चलते जाएंगे। सबसे पहले आज की हमारी जो डेफिनेशन है वो है ROA। पहले हमने ROI देखा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये है रिटर्न ऑन एसेट्स। देखें, एक कंपनी जब काम करती है, ऑपरेशन करती है, वो अपना बिजनेस लेके चलती है, उसके अंदर कई तरह के एसेट्स इस्तेमाल होते हैं। एसेट्स जो शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर कंपनी खुद भी कुछ चीज़ों को परचेज़ करती है और उसको भी उसके एसेट्स बन जाते हैं। डेफिनेटली उनका भी जब हम कंपनी को क्लोज करते हैं तो उस पे हिस्सा उन्हीं शेयर होल्डर्स का होता है और इनको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन हमें एक मेजरमेंट है, एक स्केल है कि एक कंपनी के कितने एसेट्स हैं और वो कितना प्रॉफिट अर्न करती है। अगर किसी कंपनी के पास कम एसेट्स हैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। और जिस कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं और लेकिन प्रॉफिट कम अर्न करती है तो इट्स मतलब कि एसेट्स पे वो कम उसको रिटर्न मिल रहा है जितने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा बाउंड किया हुआ है। ज़ाहिर बात है, अगर आप एक बैंक के पास जाते हैं, 10 लाख देते हैं और वो आपको कहता है जी आपको 15% रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, या हम कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में या कहीं पे भी, वो कहता है जी सिंपल सी बात अगर रखें तो 10 लाख पे आपको 15% मिलेगा। तो आप दूसरे बैंक के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हम 20% पे करेंगे, तो आप डेफिनेटली किधर जाएंगे? 20% पे। आपका 10 लाख जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो आपका कैश की शक्ल में एक एसेट है। एक कंपनी किस तरह से बेटर यूटिलाइज करती है उसकी मेजरमेंट के लिए हमें ROA कैलकुलेट करना होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स, एन इंडिकेटर ऑफ हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी इज़ रिलेटिव टू इट्स टोटल एसेट्स। कि जब टोटल एसेट से रिलेशन देखते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करनी है तो उसको हम ROA कहते हैं। इसकी एग्जांपल है इफ़ अ कंपनी XYZ हैज़ अ नेट इनकम ऑफ $1 लाख, एक कंपनी है उसके प्रॉफिट कितना है? $1 लाख है, एंड टोटल एसेट्स ऑफ $10 लाख, $1 लाख उसका प्रॉफिट है और उसके एसेट्स कितने हैं? $10 लाख। तो फिर इसका जब हम रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करेंगे ये होगा 10%। यानी कि आप उसका 1 लाख जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाई 10 लाख उसके एसेट्स हैं मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आपका 10% आ जाएगा। सो दिस इंडिकेट्स दैट फॉर एवरी $1 ऑफ एसेट्स द कंपनी जनरेट्स 10 सेंट्स इन प्रॉफिट। कि जो भी आपका एसेट है $1 के बदले में 10 सेंट्स आपको वो प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, या फिर आपके हर $10 के बदले में $1 जो है वो प्रॉफिट अर्न हो रहा है। अच्छा, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। इक्विटी से मुराद क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डर कंट्रीब्यूशन इन कंपनी। हम फार्मूला क्या होता है? एसेट्स, कंपनी के बैलेंस शीट का फार्मूला एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। इक्विटी वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, लायबिलिटीज़ जो बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, और इस तरह से टोटल एसेट्स बन जाते हैं। और टोटल एसेट्स को बाइफरकेट करते हैं हिस्सों में, 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो एक उसका हिस्सा इक्विटी होता है, एक हिस्सा उसकी लायबिलिटीज़ होती हैं। हम इसकी एग्जांपल यानी कि जो आपकी शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उस पर कितना रिटर्न उनको मिल रहा है, द अमाउंट ऑफ नेट इनकम रिटर्न एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। इसकी एग्जांपल है इफ़ अ कंपनी ABC हैज़ अ नेट इनकम ऑफ $50,000। नेट इनकम कितनी? $50,000। और एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना है? $5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये
बनेगा 10%। दिस मीन्स द कंपनी जनरेट्स 10% रिटर्न ऑन एवरी डॉलर ऑफ इक्विटी के इक्विटी जो शेयर होल्डर ने हिस्सा डाला हुआ है उस पर 10% उनको रिटर्न मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये एक एक्ट है, सिंपल है, इसका नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए, आप सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि ये एक ऐसा एक्ट है जो भी कोई बैंक किसी को मॉर्गेज बेसिस पे लोन देता है, प्लेज दे देता है, कोई अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स या अपना कोई सोना वगैरह रख के लोन ले लेते हैं, लेकिन वो क्या है कि लोन वापस नहीं करते। अब बैंक के साथ जो एग्रीमेंट होता है, बैंक का ये राइट है कि वो उस जो पीरियड दिया गया है उसमें अगर लोन उसका पे बैक नहीं किया जाता, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे बैक नहीं किया जाता, तो कंपनी के पास ये राइट आ जाता है कि वो उसके जो रखे गए एसेट्स हैं उनमें से सेल आउट करके अपना जो पैसा दिया गया है वो रिकवर कर सके। सो ये एक कानून साजी के ज़रिए बैंकों को राइट दिया गया है, जिसको हम कहते हैं SAFESI एक्ट, क्योंकि पार्लियामेंट ही पास करती है, तो इसका क्या बना, एब्रीविएशन याद रखने की ज़रूरत नहीं, बहुत लंबा चौड़ा है, बस सिर्फ आपको समझ होनी चाहिए कि ये चीज़ एक कानून की शक्ल में बैंक के पास होती है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ इन ट्रस्ट एक्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या, अ लॉ एनेक्टेड टू अलाउ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू ऑक्शन रेजिडुअल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ टू रिकवर लोन। असल में वो लोन अपना रिकवर करेंगे और ऑक्शन कर सकते हैं जो उसके पास रेजिडुअल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं जो बारवर होता है। इसकी एग्जांपल है, अ बैंक इन इंडिया यूजेस SARFAESI एक्ट टू ऑक्शन ऑफ डिफ़ॉल्टिंग बारवर, यानी कि जो बारवर डिफ़ॉल्ट कर जाता है उसके कमर्शियल प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने का उसके पास राइट होता है टू रिकवर द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट ऑफ 2 करोड़ रुपीज़। अगला जनाब हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन SEPA, SEPA, सिंगल यूरो पेमेंट एरिया। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो आपस में जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो यूरो में पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए या दूसरे ममालिक के साथ जो एग्रीमेंट होता है SEPA के ज़रिए से वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जितनी अमाउंट भेजेंगे वो यूरो में भेजेंगे और जो उसको विदड्रा करेगा, जो रिसीव करेगा, उसको भी यूरो में आपने पे करना है। सो ये एक SEPA के ज़रिए से एक बैंक्स का एग्रीमेंट है। अ पेमेंट इंटीग्रेशन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बैंक ट्रांसफ़र डिनोमिनेटेड इन यूरो। तो यूरो में वो डिनोमिनेटेड की अमाउंट जो है वो भेजी जाती है। अब फ्रेंच कंपनी ट्रांसफ़र इसकी एग्जांपल है, फ्रेंच कंपनी ट्रांसफ़र 10,000 यूरो टू अ जर्मन सप्लायर। अब यहाँ पे देखें, फ्रेंच कंपनी है, जर्मन सप्लायर को वो पैसे भेज रहे हैं 10,000 यूरो उसके सप्लायर्स बैंक अकाउंट यूजिंग SEPA, और वो SEPA के ज़रिए से भेज रहा है, विच सिंप्लीफाइज द स्टैंडर्डाइजेशन द ट्रांजैक्शन एंश्योरिंग लो फीस एंड क्विक प्रोसेसिंग। इसमें फ़ी भी लो होगी और क्विक प्रोसेसिंग होगी। ये एक उन बैंक्स का आपस में एग्रीमेंट है। इसके बाद है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये सिंपली आप इसको याद रखें, ये आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं कि एक ऐसा फ़र्द जो अपनी सैलरी में से या अपनी मंथली इनकम में से वो प्लान बना लेता है कि मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं किसी प्लान में। तो वो म्यूचुअल फ़ंड हो सकते हैं, किसी भी एक कोई स्कीम होती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो फिक्स 10,000 पर मंथ वो इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। An investment strategy where a fixed sum is invested regularly in mutual fund scheme. इसकी एग्जांपल देखें, an investor set up a SIP यानी कि systematic investment plan to invest 5,000 rupees monthly into a mutual fund, spreading investment risk over time and taking advantage of rupee cost averaging. इसके बाद अगली टर्म है SWOT एनालिसिस। ये किसी भी कंपनी को आपने जज करना है तो आप उसका ये 4 फिगर्स का एनालिसिस अलग अलग से कर लें कि उस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, एस मीन स्ट्रेंथ, और वीकनेसेस उसकी क्या है, उसके पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसको आने वाले वक्त में थ्रेट्स क्या हैं। इन चारों चीज़ों का एनालिसिस करने से आपको पता चल जाता है कि वो कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी कंपनी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी, जितनी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी वो तगड़ी होगी, जितनी उसके वीकनेसेस और थ्रेट्स कम होंगे उतना ही कंपनी में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा, आपका रिस्क कम होता है। तो ये SWOT एनालिसिस इसी फ्रेमवर्क में किसी भी कंपनी को रख के किया जाता है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कंपनी कहाँ पर स्टैंड कर रही है। फ्रेमवर्क used to evaluate a company's competitive position by identifying its strengths,
वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसकी एग्जांपल है, अ रिटेल कंपनी परफॉर्म्स अ स्वॉट एनालिसिस एंड आइडेंटिफाइज इट्स स्ट्रेंथ्स। ब्रांड रिकग्निशन है उसकी, वीकनेसेस उसकी हैं कि हाई ऑपरेशनल कास्ट हैं, और उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एक्सपेंशन टू ऑनलाइन सेल्स है, और थ्रेट उसको क्या है, इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो ये आने वाले वक्त में नुकसानदेह हो सकता है। ये आपने उसके थ्रेट्स और आप उसकी वीकनेसेस को भी देखते हैं कि आया कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट किसी स्टेक पे तो नहीं जा रही। इसके बाद अगली टर्म है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि आपको इनकम मिलती है तो आपका टैक्स शुरू में ही काट लिया जाता है, तो वो कहते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अ मीन ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स अंडर विच अ सर्टन परसेंटेज इज डिडक्टेड एट टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। जब उसको पेमेंट की जा रही थी उसमें से डिडक्शन कर ली जाती है। इसकी एग्जांपल है, एन एम्प्लॉयर इन इंडिया डिडक्ट्स TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्राम एन एम्प्लॉयज़ मंथली सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज़ एट अ रेट ऑफ 10% विच इज़ डायरेक्टली डिपॉजिटेड विद दी टैक्स अथॉरिटीज़, कि उसकी सैलरी जो 50,000 है उसमें से 10% जो कि बनता है 5,000 वो डिडक्ट कर लिया जाता है और उसको डायरेक्टली टैक्स अथॉरिटीज़ के अकाउंट में भेज दिया जाता है। अगली डेफिनेशन है वैक, और ये ज़्यादातर जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है, चूँकि फाइनेंस का ही एरिया हम कवर कर रहे हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, तो वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक कंपनी है, उसने अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए एसेट्स हासिल करने होती हैं। उन एसेट्स में उस कंपनी की लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, उसकी मशीनरी हो सकती है, और ये सारे के सारे जो एसेट्स होते हैं ये कंपनी कहाँ से एक्वायर करती है, जैसा कि हमने बात की इक्विटी की फॉर्म में वो स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। दूसरी होती हैं लाइबिलिटीज़ की शक्ल में दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह और इस तरह के जो लोन आपने रेज किए होते हैं। तो उन पे ये जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो लोन वगैरह, उनके ऊपर आपको कितना पे करना है, जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर आपको कितना पे करना है, दोनों की मिला के आपको जो कास्ट पड़ती है उसकी आप एवरेज करते हैं। यानी कि हो सकता है इक्विटी जो है स्टॉक्स उस पर कम आपको कास्ट पड़ती हो, लोन जो हैं डेट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा हो, लेकिन सबको मिला के एक आपको कास्ट पड़ती है कि जी आपने 10 लाख अगर लोन लिया हुआ था और 10 लाख के जो आपकी इक्विटी थी, और इक्विटी पे 5% था लेकिन आपका 12% था उस पर जो डेट्स वगैरह हैं, तो दोनों को मिला के 8% बनता है। तो दोनों का एवरेज करते हैं, वेटेड एवरेज, चूँकि इसमें वर्ड भी ऐड है वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल। सो ये वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल होती है, जो कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है कंपनी को, जिससे आपने अपने ऑपरेशन रन करने हैं, जिससे आप अपने एसेट्स बनाएंगे, उसके लिए जो आपने सोर्सेज मुख्तलिफ जगह से लिए हैं उनके ऊपर जो आपको पे करना है, जो आपको सर्विस चार्जेस पे करने हैं या सर्विस कास्ट उसकी पे करनी है, तो उसका एवरेज हम कहते हैं। द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे इट्स सिक्योरिटी होल्डर्स टू फाइनेंस इट एसेट्स। इसकी एग्जांपल देख लें, कंपनी DEF कैलकुलेट्स इट्स वैक एट 8%, विच इज़ द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इट नीड्स टू पे इट्स डेट एंड इक्विटी होल्डर, जो डेट्स लिए हैं और जो इसकी इक्विटी होल्डर यानी शेयर होल्डर्स हैं, कंसिडरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ईच इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर दो चीज़ों से ही बनता है, एक डेट्स के ज़रिए से, एक इक्विटी कैपिटल के ज़रिए से। अच्छा जी, इसके बाद है ZBB की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। अक्सर MCQs में ये आया होता है क्वेश्चन। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग ये है कि जब भी आपने कोई बजटिंग करनी है तो ईच एक्सपेंस का जो एलिमेंट है उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। ये नहीं है कि पुराना आपका इतना खर्चा था तो अब एडिशनल इतना हो जाएगा, बल्कि आपको हर खर्चे को जस्टिफाई करना होता है, ज़ीरो से स्टार्ट करके फिर जितनी भी आपकी डिमांड होती है तो वो बजट में आपकी एलोकेशन हो जाती है। अ मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड। तो हर नए पीरियड के लिए हर एक्सपेंस को जस्टिफाई करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल है, अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इम्प्लीमेंट्स ZBB ज़ीरो बेस्ड बजटिंग बाय जस्टिफाइंग ईच डिपार्टमेंट्स बजट फ्रॉम स्क्रैच ईच ईयर, ensuring that all expenditure are necessary and aligned with the current goals. अगली डेफिनेशन आती है आज के सेशन की लास्ट डेफिनेशन, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आज आप बैठे हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं 5 साल के ऑपरेशन को, इसमें कितना आपका लागत आएगी,
कितना आपका कैश आउटफ्लो जाएगा, कितना आपका कैश इनफ्लो होगा, सेल्स के ज़रिए आपका कैश इनफ्लो होगा, और जितनी चीज़ें परचेज़ करेंगे वो कैश आउटफ्लो होगा। तो इनका नेट करते हैं आप आज की प्रेजेंट वैल्यू में, जो आने वाला पैसा है उसको डिस्काउंटेड रेट पे ला के आज की वैल्यू तक लेके आते हैं, और फिर देखते हैं कि आपके कैश इनफ्लोज ज़्यादा होंगे या कैश आउटफ्लोज ज़्यादा होंगे। कैश इनफ्लोज ही ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि आपकी सेल्स वगैरह, तब ही आपको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना होता है। तो ये समटाइम हम एनपीवी को एज ए प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन के लिए भी एक्सेप्ट करने के लिए कैलकुलेट करते हैं उसकी एनपीवी। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके एग्जांपल है, अ प्रोजेक्ट हैज़ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो $10,000 एनुअली फॉर 5 ईयर, यानी कि $10,000 सालाना आएंगे और ये 5 साल के लिए कैश इनफ्लो होगा। इफ़ द डिस्काउंट रेट इज़ 5%, ये जो आपके एनुअल दूसरे साल में एक दफ़ा डिस्काउंट करेंगे, तीसरे साल में जो रिसीव होंगे तो वो 2 दफ़ा डिस्काउंट करेंगे। तो इस तरह डिस्काउंटेड रेट पे 5% पे आप उनको लेके आएंगे प्रेजेंट वैल्यू में। द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ कैलकुलेटेड टू डिटरमिन इफ़ इट इज़ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शुरू में जो आप लागत पे कर रहे हैं वो आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। और कैश इनफ्लो को जब आप डिस्काउंट रेट पे ला के प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे तो आपने कंपेयर करना है कि आपका कैश इनफ्लो ज़्यादा है या कैश आउटफ्लो ज़्यादा है। कैश इनफ्लो ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, कैश आउटफ्लो ज़्यादा है तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन। इंशाल्लाह हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट पे ये कंप्लीट कोर्स आपको दस्तियाब होगा। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन है, वो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए से कांटेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।